बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज। आज बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू का आगाज़ करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हम कई दिनों से उस सर्जरी की बात कर रहे हैं उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। पहले जो दो नाम इस वक्त पूरे मीडिया में सरगर्म हैं वो हैं जी अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज, जिनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। उनको अब इस जिम्मेदारी से आज़ादी दे दी गई है, तो उनको सबसे पहले हमने देखा है कि सर्जरी का निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शो के दौरान डिस्कस करूंगा। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि फ़िलहाल कप्तानी में कोई चेंज नहीं नज़र आएगा। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अब इस पर जो रद्द अमल आया है वो मेरे ख्याल से बहुत ही मायूस कुन है। साबिक क्रिकेटर्स की अगर बात करें तो एक क्वार्टर से ये बात की जा रही है कि जी उन दोनों को आप क्यों निशाना बना रहे हैं, जबकि कप्तान को आपने इतना मौका दिया कि आपको वहाँ से अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करनी चाहिए थी। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक ख़तरनाक लफ्ज़ है, लॉबी सिस्टम, जो पाकिस्तान क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी मुश्किल से हमने देखा था कि सरफराज के दौर में इस लॉबी सिस्टम से हमने जान छुड़ाई, लेकिन लगता यही है कि कुछ जो हल्के हैं वो अभी भी ये चाहते हैं कि टीम के अंदर ग्रुपिंग और लॉबी सिस्टम के ज़रिए उनके जो मनपसंद लोग हैं उनको बाख्तियार बनाया जाए, चाहे वो कप्तानी हो चाहे वो बोर्ड हो। तो शाहिद आफरीदी ने काफ़ी आवाज़ उठाई अब्दुल रज़ाक के लिए और वहाब रियाज के लिए। उन्होंने कहा उनको नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा कि जो पिछली मीटिंग हुई उसमें भी ये कहा गया कि जी सिलेक्शन जो थी वर्ल्ड कप की गलत हुई, तो उसके लिए आई थिंक डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है। कप्तान को आपने एक साइड पकड़ाई, आपने कहा इसको खिलाओ। तो ये तमाम चीज़ें हम गुफ्तगू का आगाज़ इन्हीं से करेंगे। उसके बाद आपको फुटबॉल में लेकर जाऊंगा, जहां यूरो कप की बात करेंगे। स्पेन ने फ्रांस को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। 2-1 से स्पेन ने यह मुकाबला जीता और फ्रांस ने 8वें मिनट में पहला गोल किया। लेकिन जिस तरीके से यमाल 16 साल की उम्र, इतना बड़ा स्टेज और जो गोल वो कर गए हैं, मेरे ख्याल से क्या ही शानदार करियर का उन्होंने अपने आगाज़ कर लिया है। जिस तरीके से अब उनके बारे में बात की जा रही है, एक शानदार गोल था। ये कहा गया कि वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे स्कूल के बच्चे खेलते हैं, और फिर दूसरे कमेंटेटर को ये निशानदेही करनी पड़ी कि वो स्कूल के बच्चे ही हैं। तो उन्होंने जिस फ्रीडम के साथ वो गोल स्कोर किया, मेरे ख्याल से शानदार। और स्पेनिश फुटबॉल की जब भी हम बात करते हैं तो उस नर्सरी की बात करते हैं जहाँ पर यंग टैलेंट को ग्रूम किया जाता है, तो मेरे ख्याल से वो अब डिस्प्ले पर नजर आएगा। और बार बार ये कहा जा रहा था कि स्पेनिश टीम ना सिर्फ यूरो कप में, बल्कि अब लोग ये देखना चाह रहे हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी। तो आई थिंक यमाल उसका एक अंदेशा ज़रूर है कि आने वाले वक्त में हम स्पेन की टीम की तरफ से क्या देखेंगे। जबकि आज की बात करें तो इंग्लैंड का मुकाबला जो है वो होने जा रहा है नेदरलैंड से, और इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो स्पेन के साथ फाइनल में जगह बना पाएगा। इंग्लैंड बहुत शानदार खेली है, पेनल्टीज पर जीते थे स्विट्जरलैंड के खिलाफ अपना क्वार्टर फाइनल। नेदरलैंड्स की बात करें तो उन्होंने तुर्की को शिकस्त दी, एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। इंग्लैंड मोमेंटम के साथ है, लेकिन नेदरलैंड्स के पास इस वक्त बेस्ट डिफेंस है यूरो की, तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। इसके साथ साथ आपको कोपा अमेरिका के बारे में भी बताएंगे, जहाँ पर अर्जेंटीना ने कनाडा को शिकस्त देकर आगे जगह बना ली है अपने फाइनल में, और ऑल दो दिफाई चैंपियंस भी हैं। और आप उनका करियर रिकॉर्ड अगर देखें तो अर्जेंटीना इस टूर्नामेंट में फेवरेट थी। जब ब्राज़ील नॉकआउट हुआ तो यही कहा जा रहा था कि अर्जेंटीना के पास अब भरपूर मौका है कि वो कोपा अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब बड़ा ही ज़बरदस्त मैच है कोलंबिया और एक्वाडोर का, वहाँ से जो जीतेगा वो फाइनल में जगह बना पाएगा। तो इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही ज़बरदस्त एक मुकाबला कोपा अमेरिका में भी चल रहा है, तो फुटबॉल की दुनिया से बहुत कंपैरेटिव मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त खबर है कि 2 कोपे माँ जो हैं उन्होंने नागा पर्वत चोटी सर कर ली है। दोनों पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस सीज़न में इस चोटी को सर किया है। किलर माउंटेन इसको कहा जाता है, और हम सबको इसका मोर्टालिटी रेट भी पता है, जो डेथ रेशो यहाँ पर रहता है। बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ी है जब आप पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग की बात करते हैं, लेकिन बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही। उसके बाद एशिया पैसिफिक के बारे में आपसे बात करेंगे। उसमें बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। 3 पाकिस्तानी वेट लिफ्टर बहनें हैं जिन्होंने एक साथ इवेंट में शिरकत की है। एक ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए खबर है। हम अपने एथलीट्स के बारे में बात करें, कुछ अरसे से बहुत अच्छा लग रहा है कि एक कल्चर अब इस्टेब्लिश हो रहा है कि हमारे एथलीट्स जो हैं वो चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, और जितने मुकाबले हों वहाँ पर लाइमलाइट में आ रहे हैं। तो इन तीनों बहनों के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, जो मेरे ख्याल से बड़ा ही एक ज़बरदस्त मोमेंट बनेगा दुनिया में जब आप एथलेटिक्स की बात करते हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। शुरुआत करेंगे क्रिकेट के साथ, शुरुआत सर्जरी के साथ करेंगे डेफिनेटली। और इन स्टूडियोज़ में हमारा पैनल ज्वाइन कर रहा है, द पैनल ऑफ एक्सपर्ट। सबसे पहले पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड इंटरनेशनल प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक सर्जरी का आगाज़ हो गया फिर आज शुरू हो गई भाई। बिल्कुल, तो कुछ हमें निशानियां मिलना शुरू हो गई हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर हैं, एक्सपर्ट भी हैं स्पोर्ट्स के, साथ साथ क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, लीग्स हों, इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, मुख्तलिफ ओहदों पर भी फायज रहे हैं, यूएई के लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं,
बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं जब इस सर्जरी की हम बात करते हैं और फिटनेस क्राइटेरिया पे भी बात कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। जनाब सैयद मोहम्मद अवैस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। डॉक्टर रेडी हैं आप? पूरा पैनल लेकर आज जो है ना वो इस पर गुफ्तगू होने पैनल लगी। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान टेलीविजन पर आप इनको देखते रहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं। और डेफिनेटली जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी वसी तजर्बा है। जनाब काशिम मजीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? सर बहुत अल्लाह का सर बड़ा आपकी सर्जरी शुरू हो गई है आज तो बड़ी आपको तसल्ली है जी। बहुत बहुत मतलब पहला राउंड जो है अच्छा हो गया ऐसे उसका। ही, ऐसे बिल्कुल, तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं सना। तो दो जो नतीजे आए हैं वो कहते हैं गैर हतमी गैर सरकारी, लेकिन इस बार ये सरकारी नतीजे जो दो आए हैं कि सिलेक्शन कमेटी के बारे में पहले भी कहा गया था कि जी सिलेक्शन नाकिस है, तो हम वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं पहले चाहूँगा जो दो नाम हमने देखे अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज, इनको सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया है, तो आप इस पर पहले कमेंट करें, फिर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ अनकन्फर्म खबरें हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करें। देखिए, वहाब रियाज को मेरे ख्याल से तकरीबन 8-9 महीने से सिलेक्शन में इन्वॉल्व थे और उनके पास काफ़ी ऐसे डिसीजंस उनके साथ हुए हैं जो हम सब क्वेश्चन करते रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले। अगर हम सबसे शुरू करें मोहम्मद हारिस से, एक ऐसा क्रिकेटर जिसको जब आप इंटेंट सेट करना चाहते हैं, एंड पे आके आपका प्रॉब्लम वही हुआ कि जी इंटेंट से हम नहीं खेले, हम विकेटें हाथ में रख के जीते हुए मैचेस हार गए। तो वहाँ पर आपको जो प्लेयर एक इंटेंट से खेल रहा था T20 फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट की बात नहीं करी, आपने उसको इंटेंट का कोई रिवॉर्ड नहीं दिया बल्कि आपने उसको पनिश किया और बाहर बिठा दिया। ठीक है, आप वनडे से मोहम्मद हारिस को बाहर बिठाएं तो कोई एतराज़ नहीं करेगा, पर T20 क्रिकेट में जब उनको मौका मिला, वनडे में भी उन्होंने एक दो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, पर T20 में ऐसा प्लेयर जो सेल्फलेस होके टीम के लिए आके रन्स बनाता है, उसको स्क्वाड से ही बाहर कर देना, आप उसको खिलाएं या ना खिलाएं दैट इज़ सेपरेट, पर उसको उस पूरे पूल से ही बाहर कर देना, ये डिसीजन इस सिलेक्शन कमेटी के अंडर लिया गया। आज़म खान जो हम अब फिटनेस के ऊपर बड़ा फिर ज़ोरों शोर से बातें सुन रहे हैं वो हुआ, आपके रिटायर्ड प्लेयर्स वापस आए, आपके कोचेस क्या कप्तान 3 दफ़ा बदला, पहले बाबर थे फिर शाहीन हुए फिर बाबर बने, तो ये सब कुछ हुआ है जिस वक्त वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। तो ऑब्वियसली उनके ऊपर तो काफ़ी बातचीत हो सकती है। अब्दुल रज़ाक ने ज़रा लेटर ज्वाइन किया, मुझे अंदाज़ा नहीं हमें बाहर से बैठ के उनका रोल क्या था क्या नहीं था, बट यहाँ पर किसी न किसी को तो ऑब्वियसली ज़िम्मेदार ठहराना था। और कम से कम अच्छी चीज़ मुझे ये नज़र आई है कि ऑफिशियल्स के ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी हो रही है। पीसीबी में जनरली जब मैंने देखा है ज़्यादातर प्लेयर्स को ही लेके कप्तान को हटा देंगे, 2-3 सीनियर प्लेयर ड्रॉप कर देंगे, चलो जी दोबारा से तैयारी शुरू। मंसूर राना को सैक किया गया मैनेजमेंट से, तो आई थिंक ये वो चीज़ें हुई हैं जो कि आप समझते हैं कि ज़रूरी हैं कि आप ऑफिशियल्स को भी अकाउंटेबल ठहराएं। मंसूर राना का भी बहुत अरसा गुजर गया है पाकिस्तान टीम के साथ, कभी असिस्टेंट मैनेजर, कभी बैटिंग कंसल्टेंट, कभी हाई परफॉर्मेंस में बैटिंग कंसल्टेंट, तो बहुत शिफ्ट्स उनकी भी हमने देखे। तो ये और ख़ास तौर पे इस टीम में तो मुझे समझ ही नहीं आई थी कि सीनियर मैनेजर अलग थे, वहाब रियाज असिस्टेंट मैनेजर अलग थे, आपके लाइजन ऑफिसर्स अलग होते हैं, इतना कोचिंग स्टाफ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि वर्ल्ड कप में ज़रूर ऐसे लोग वापस आ जाते हैं। तो अच्छा, आप अगर आपकी इजाज़त तो मैं कुछ चीज़ों की निशानदेही कर दूं, मैं चाहूँगा आप इस पे कमेंट करें। ऑल तो जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, तो कहीं पर इसको आप ये ना समझिएगा कि कन्फर्म्ड है, क्योंकि खबर कहीं ना कहीं से पहुँच जाती है। सबसे पहले तो ये कहा गया कि कप्तानी में जो है वो कोई चेंज नहीं हो रहा। अब मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि बाबर रिज़ाइन देना चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन जो भी है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, चाहे वो रिज़ाइन था या बोर्ड की तरफ से ये सिफारिश की गई थी। तो उनको वाइट बॉल फॉर्मेट में कप्तान रख रहे हैं। उसके अलावा कुछ प्लेयर्स के बारे में बात की गई है जिसमें शादाब इफ्तिखार, इमाद हारिस, मोहम्मद आमिर, आज़म खान, शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब, कि इनको अब डोमेस्टिक क्रिकेट रेगुलरली खेलना होगी अगर ये टीम में जगह बनाना चाहते हैं। बाबर को भी ये कहा जा रहा है कि आप डोमेस्टिक खेलें, एक नई टीम तैयार करें, जिसके लिए उनको पूरी अथॉरिटी दी जा रही है। रिजवान नायब कप्तान और बहुत से प्लेयर्स की वापसी मुतवक्के है। जिस तरह आपने नाम लिया उसमें सबसे ज़्यादा नाम मोहम्मद हारिस का ही चल रहा है। आमिर जमाल, अबरार अहमद, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, ये वो नाम है जिनको कहा जा रहा है कि आई थिंक एक नाम मिस जो है उसामा मीर। अगर आप देखिए, हम स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात करते थे, हमने दो बातें की, एक हमने मोहम्मद हारिस की बात की थी इस पैनल पे बैठ के वर्ल्ड कप से पहले, और दूसरी बात हमने उसामा मीर की थी कि आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर कोई मौजूद नहीं है और आपने शादाब को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर यहाँ से लेके गए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ना वो बॉलिंग में उस तरह से परफॉर्म कर सके, ना वो बैटिंग में। किसी प्लेयर पे अच्छा या बुरा पैच आता है, ये हमारे प्लेयर्स को भी माइंडसेट बदलना पड़ेगा,
और मैनेजमेंट को भी माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि जब आपका कंपटीशन टीम के अंदर होता है ना, वो आपकी गेम को हमेशा लिफ्ट करेगा। हम उसको थ्रेट के तौर पे ले लेते हैं कि भाई वो बेंच पे भी नजर ना आए। अगर आपसे कोई, फर्ज करें आपकी फॉर्म ऐसी लगी, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, अगर बेंच पे आपकी रिप्लेसमेंट मौजूद है और वो आके वो प्रेशर हैंडल कर लेते हैं और आपकी टीम मैच जीत जाती है, तो नेक्स्ट टाइम आप फ्रेश होके, जब भी आपको मौका मिलेगा आप फ्रेश होके आएंगे। आपकी पोजीशन भी सही तो ये चीज़ हम इतने इनसिक्योर हैं क्योंकि सिलेक्शन पॉलिसीज हमारी इतनी इनकंसिस्टेंट है कि हमें होता है कि कोई दूर दूर तक की करीब ही ना आए कि कहीं वो परफॉर्म ना कर जाए। पर एक्चुअली मुझे खुद याद है, मैं खुद एक मैच बैठी थी एशिया कप में, मुझे याद है मुझसे मेरा बॉल जगह पे गिर ही नहीं रहा था। उससे पहले मैं पिछले टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी क्वालिफायर्स में। अगले टूर्नामेंट में आई, पता नहीं क्या हुआ, शोल्डर में थोड़ा सा दर्द निकला, मुझसे बॉल ही जगह पे नहीं गिरा था। मैं खुद गई कोच और कप्तान के पास, उस वक्त जवेरिया जो खान है वो एज अ स्पिनर टीम में आई थी। मैंने कहा आप इसको खिलाओ, मैं नहीं टीम का नुकसान करने रही थी, मुझसे भी नहीं गिर रहा, मुझसे नहीं हो रहा। उसने अगला मैच खेला, परफॉर्म किया, उससे अगले मैच में हम दोनों खेले, हम दोनों ने मैच जिताया और उसके बाद हम दोनों इकट्ठे खेलते रहे। तो ये कॉन्फिडेंस आपको खुद अपने पे होना चाहिए कि यार इस वक्त एक सीरीज चल रही है या एक मैच चल रहा है, नहीं मुझसे हो रहा, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद द टीम। तो ये चीज़ें जो अनफॉर्चुनेटली हम पुश करते हैं अपना एजेंडा कि जी मैं हर हालत में खेल जाऊं और मेरा कोई दूर दूर तक वो ना हो, हम जी प्रेशर ऑफ कर रहे हैं, हम उनको कोई ऐसा प्लेयर नहीं ला रहे। आप आमिर जमाल को भी इसीलिए लेके नहीं गए क्योंकि आप अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ले जाते तो उनकी जगह बन जानी थी टीम में। आप उसामा मीर को भी इसीलिए लेके, आप हारिस को भी इसलिए। तो इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा कि आप अपना इतनी टफ बनाएं। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखें, कोई किसी की जगह भी खेल सकता है क्योंकि फिर प्लेयर्स पे प्रेशर होता है। इंडिया की टीम में आप देखिए कोई किसी की जगह भी, इसीलिए ये लोग ज्यादातर मैं वही मिसाल देता हूँ कि एक टाइम पर 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खेल रहे हैं जिसमें 2 ट्रेडिशनल और एक फिर आपको अनऑर्थोडॉक्स नजर आते हैं। बट वैसे ये एक सना ने अच्छी चीज़ की निशानदेही की है कि पहली बार जो एहतसाब है वो अब मैनेजमेंट से शुरू हो रहा है। इसमें मैनेजर्स हैं, कोच हैं, बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है आपके लिए भी। लेकिन देखें बात यही है कि मैंने आपसे कल भी ये जिक्र किया था कि बड़ा एक मायूसी होती है जब आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट की नाकामी का जो दारोमदार है या वो हमारे लिए एक इंडिकेटर है वो बाबर आजम रह जाता है। उसके अलावा हम बात ही नहीं करते कि उसके इर्द गिर्द पिछले 5 सालों से क्या हो रहा था। और मेरे ख्याल से अब जिन चीज़ों की मैंने भी जो कहा अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद थोड़ी सी शक्ल उस सर्जरी की नज़र आ रही है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर अहमद भाई। एक अच्छी बात कि इस दफ़ा छोटे बकरे नहीं बड़े बकरे ज़िबा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ा एक मसला होता है कि हम लोग ना पीसीबी के अंदर छोटे बकरे ज़िबा करते हैं, बड़ों की तरफ हम आंख उठा के भी नहीं देखते। अच्छी बात है कि आपने पहले बड़े बकरों पे हाथ डाला ताकि अब सबको पता लग गया होगा। यानी आप कह रहे हैं डॉक्टर से अब हम कसाई का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो छुरी तेज गए थे, वो कटी हुई थी कंक्लूजन मुझे याद है। बल्कि ये अच्छी चीज़ है कि आप उस तरफ लेके गए, एटलीस्ट कि सबको पता होगा कि यार अकाउंटेबिलिटी अब सबके लिए, खाली ये नहीं कि टीम तक रहेगी। 2 चीज़ें, एक आप कप्तान की बात कर रहे हो ना, जब तक लिटरली चाहे आप लेवल 1 करो या लेवल 2 करो, जब तक खुद कोच में नहीं रहे ना, तो मैं बात हमेशा हम करते थे, हाँ जी कोच रगड़े में जाना चाहिए, कोच का भी ज़्यादा कसूर है। कोच का कसूर तब होता है जब वो 3 साल से टीम के साथ चिपका हो या 2 साल से चिपका हो, कि उसके बाद टाइम पीरियड हुआ हो, तब वो डिलीवर ना करे, तो दैट मीन्स कि वो कसूरवार इस चीज़ पे है। सारा का सारा दारोमदार आपको पता है, चाहे मीडिया से लेके हम कर लें, प्राइवेट की बात करें, चाहे फैंस की बात करें, इस वक्त हर चीज़ एक ही चीज़ चल रही है, वो है बाबर आजम कप्तानी से उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। यहाँ तक आपके एक्स क्रिकेटर, एक दो मैं भी कप्तान से बात कर रहा था, फिर वो कह चुके हैं कि जी बाबर आजम को जितने चांसेस मिले हैं हमें इतने चांसेस नहीं मिले। फिलहाल तो उनमें से एक ही ने शोर मचाया हुआ मेरे ख्याल से, और कोई नजर भी नहीं आ रहा। मिसबा उल हक भी यहाँ तक कह चुके हैं कि जो इनकंसिस्टेंसी रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उसने बहुत ज़्यादा मैस आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बनाया। सलमान बट ने एक अपनी तजवीज़ दी कि एटलीस्ट कोई नया लड़का जो आना चाहता है पाकिस्तान टीम में, कम अज़ कम वो 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हो। लेकिन मैं कहता हूँ शायद उसको ज़्यादा खेलना चाहिए, क्योंकि 5 फर्स्ट क्लास मैचेस से आप रिजल्ट नहीं निकालते। अकाउंटेबिलिटी, फिर मैं वही कहूँगा कल वाली बात कि आपको नीचे से लानी पड़ेगी, ग्रास रूट लेवल से। डोमेस्टिक क्रिकेट की आपकी बात करें, चाहे आपकी बात करें जो डोमेस्टिक का सारा ढांचा बनाते हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है कि हारिस की अगर बात करें, लोग बात करते हैं ना कि हारिस की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रही है, और भाई चांस कितने दिए पाकिस्तान टीम से, उसकी जगह कौन सी आपने, लेकिन सवाल ये कि आपने रेस्ट किस बेस पे कराया, सवाल ये आपसे करो ना। आपको याद हो एक स्टेटमेंट आती है कि हमें प्लेयर्स चाहिए जो 140-150 के स्ट्राइक रेट से खेलें, उसका स्ट्राइक रेट टॉप 30 के अंदर 135 है कुछ था। आपने आगे आने वाले जो आपकी नस्ल आ रही क्रिकेट के अंदर जो स्ट्राइक रेटर वाले हैं, उनको आपने क्या जवाब दिया कि भाईजान 130 प्लस के स्ट्राइक रेट वाले को भी हम ड्रॉप कर रहे हैं, रीजन क्या कोई पता नहीं। आमिर जमाल की बात करें,
वो लड़का जिसने ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान की तरफ से आई गेस पहला प्लेयर होगा जिसने इतनी जारहाना किस्म की इनिंग्स खेली, बॉलिंग भी करवाई, सारे मामलात किए, आपने उसको ड्रॉप किया स्क्वाड के अंदर से। रीज़न क्या है कोई पता नहीं इस चीज़ का। उसामा मीर की बात करें, आपका टॉप परफॉर्मर पाकिस्तान सुपर लीग का, आप उसको भी ड्रॉप करते हो। इब्रार नाम का पता नहीं नादरा में वो बेचारा है या नहीं है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आती कि उसको हम 2 वर्ल्ड कप के साथ कैरी कर रहे हैं, हमने खिलाया तक नहीं उसको। तो फिर आप किस चीज़ की आप कहते हैं कि लड़के जो उनसे हैं वो जाके वहाँ जान मारें। इंस्टेबिलिटी हमने खुद पैदा की थी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, इस चीज़ को हमें भी मानना पड़ेगा। हमने ही प्रमोट किया था, गलती हमें भी देखनी पड़ेगी कि हम जो बैठ के हम इंस्टेबिलिटी पैदा करते हुए हैं कि ये कप्तान है वो कप्तान है, इसको कर लें उसको कर लें, इतने चांसेस मिल गए। हमारी जो व्यूवर्स हैं खास करके मैं कहता हूँ ठीक है, जिनको आज क्रिकेट इतनी ज़्यादा उनको इन हाउ का समझ है, लेकिन उनको भी चीज़ समझनी चाहिए कि यार जितना प्रेशर आता है ना, खास करके फैंस की बात करें, आपके फिर मीडिया के ऊपर से प्रेशर आता है, वो डिस्टर्ब करता है मामलात को। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इस दफ़ा कहता हूँ कि बड़े बकरे ज़िबा किए हैं जी बकरे भाई। काशिफ, आप भी इस पूरी सर्जरी के जो पहले 1-2 नताइज हैं उन पर ज़रूर गुफ्तगू करें। ये सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, बड़ी ही मज़ाहिया स्टेटमेंट लगती है कि पीसीबी का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद बरकरार नहीं था। यही वजह है कि कुछ अरसे से सेलेक्टर्स से राय भी नहीं ली जा रही थी। तो ये अब एक नई तरफ हमें ले जाता है कि हम सोचेंगे फिर टीम कहाँ से आ रही थी। नहीं, ये यहाँ जो अवैस ने तस्करा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने खुद कह दिया कि मैनेजर्स को और ये जो कोचेस हैं उनको भी इस सारी छुरी के नीचे लाया जाए। तो अच्छा, थैंक यू अवैस। मैनेजर नहीं कहा था, प्लीज रिपीट। सीनियर लगा हुआ था, सीनियर सीनियर मतलब मैनेजर भी एक सीनियर होता है। और जो देखिए, मैं आसान कर लेते हैं ना, वहाब का जब हम नाम लेते हैं तो डेजिग्नेशन क्या था, सीनियर मैनेजर थे। तो बट ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू वैसे आपने इस तरफ भी हमारा जरा ज़ेन कराया। बहुत इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इनके साथ डिस्कशन नहीं थी, इन पे एतमाद नहीं था, इनसे पूछा नहीं जा रहा था। एक क्रिकेट फैन के तौर पे मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ कि एक और वर्ल्ड कप इसी चक्कर में निकल गया, ठीक है। एक जनरेशन के पास ना लिमिटेड चांसेस होते हैं। बाबर आजम, रिजवान या किसी भी प्लेयर की बात करें, इनके पास इतने ही चांसेस हैं। वो जितना मर्जी बड़ा स्टार इकट्ठा कर ले, जब तक उसके पास टीम नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर हम एक और क्लास बैट्समैन से या एक और प्लेयर से या किसी भी एक फास्ट बॉलर से जिसकी बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है हाथ गंवा बैठेंगे बिकॉज उसकी पीक गुजर जाएगी। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है कि हम बाद में इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के मिट्टी मत झाड़ लिया करें, हमने पहले क्यों नहीं सोचा। दूसरी सिलेक्शन पे हम बात करते हैं ना, तो जैसे सना अवैस कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए कि यार ये क्यों है, ना स्टैटिस्टिकली वो प्रूफ होते नजर आ रहे थे, ना हम कह सकते हैं कि जी नेकेड आई से बड़े को क्वालिटी प्लेयर दिख रहे थे तो शायद वैसे हमने निकाल लिए, वैसे भी प्रूव नहीं हो रहे थे। बिकॉज वैसे होते तो फिर उनको उन पे ट्रस्ट किया जाता। वर्ल्ड कप में उन पे ट्रस्ट भी नहीं किया गया, एक आध प्लेयर को एक मैच खिलाया गया, एक प्लेयर को एक मैच भी नहीं खिलाया गया। सो एट द एंड ऑफ द डे एक वर्ल्ड कप गुजर गया और केओस मजीद बढ़ गया। वर्ल्ड कप में बाहर होके अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमें कोई डिसीजन ही नहीं मिल पा रहा। हम सोच ही नहीं पा रहे कि चंद महीनों बाद दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी है। लेकिन अभी जो ये फैसला हुआ, आपको क्या लगता है, ये पैनिक बटन दबाया गया या ये वाकई सोच समझ के ये फैसला, जो पहला फैसला लिया गया कि जी सिलेक्शन को जिम्मेदार पहले ठहराया गया, एक हफ्ता पहले कहा गया जी सिलेक्शन नहीं ठीक हुई और उसके बाद फौरन आप आए कि जी सबसे पहले आप सिलेक्टर्स को फारिग करें? ये पैनिक बटन है, ये पैनिक बटन है क्योंकि वर्ल्ड कप से लेके अब तक अगर कोई फैसला करना था तो डिसाइड किया जाता है ना, माहौल उस तरफ का बनाया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता कि एक हफ्ता पहले जैसे आपने भी कह दिया कि सिलेक्शन तो जी ठीक था तो ये था वो था और एकदम उसके बाद दोनों सिलेक्शन से फारिग कर पूरी कौम तो बाबर का माहौल बना के बैठी हुई है। हम ना सारे इंतजार में थे कि अभी बाबर की खबर आई कि आई, लेकिन अब ये पैनिक बटन हो गया ना। अब क्यों, क्या होता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें मान लेना चाहिए कि देयर इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो बाबर के साथ बड़ा लॉयल भी है और वो चाहता है कि वो पावर में रहे, या पावर से ज्यादा मैं कहूंगा कि वो टीम में रहे और टीम के लिए एक आइकन की सूरत में मौजूद रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें हीरोज क्रिएट करने हैं ताकि अगली जनरेशन को इंस्पायर कर सके। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसको गिराने के लिए लगे हुए हैं। इस सारे प्रोसेस में से पलड़ा किसका भारी होता नजर आ रहा है, इससे भी आगे हटके हमने सोचना है क्रिकेट का फायदा किधर। अच्छा, मैं शायद ये, अब मुझे नहीं पता ये बात किस तरह मैं इसको अच्छे अल्फाज में फ्रेम करूं, लेकिन जहां से आज सबसे ज़्यादा इस फौरन फैसले के बाद शोर मचाया गया और जिन साबिक क्रिकेटर ने ये कहा कि जी वहाब और रज़ाक क्यों, ये शायद उसी दौर के साहब हैं जहां पर आपको याद होगा, मुझे लगता है कि फिर बार वही सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जहां पर हल्फ लेना पड़ेगा प्लेयर से, जो कि 2009-10 में या 8-9 में मेरे ख्याल से किया गया था। ज़ाती रंजिशें हैं, ज़ाती मसाइल हैं,
अपने माजी याद आ जाता कि किस तरह सेरेमोनियसली हमें भी निकाल दिया गया था, तो शायद हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अब हमें ये सोचना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम इसी फोरम पे कहा था कि प्लेयर का स्टेक सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है किसी भी बुरी अच्छी परफॉर्मेंस में। एट द एंड ऑफ द डे वो फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जिनको निकाला गया है या जिनको शामिल किया गया है, हफ्ता दूसरे दिन की बात है, ये किसी चैनल पे बैठे हुए फिर गुफ्तगू कर रहे होंगे और फिर उसी तरह से पैसे छाप रहे होंगे और उसी तरह से तनकीद कर रहे होंगे। और उनसे जब सवाल किया जाएगा कि 6, 8, 10 महीने आपने क्या किया, तो जवाब अभी आप लिख के दीजिए, जी हमें काम ही नहीं करने दिया गया। तो ये 8 महीने फिर क्यों गुजारे भाई? मेरे ख्याल से तभी ये स्टेटमेंट है कि राय नहीं ली जा रही थी, तभी ये स्टेटमेंट दिलवाई गई है। ये स्टेटमेंट ये बहुत सिंपल है, बट सना आई थिंक लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट दिस, कि जब से बाबर आजम का ऑरा पूरी दुनिया में चलना शुरू हुआ है, ऐसी फीलिंग्स आई है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, कि शायद कुछ हमारे माजी के सुपरस्टार्स ये समझने लग गए कि शायद बाबर जो है वो अब एक हमसे बड़ा सुपरस्टार पाकिस्तान के लिए बनता जा रहा है, और एक ऑटोमेटिकली आई थिंक वो इनसिक्योरिटी आ गई, थ्रेट फील करना शुरू कर दिया, जिसका आई थिंक एक प्रॉस्पेक्ट हम अब देख रहे हैं, जिन क्वार्टर से आवाज़ आती है कि नहीं कप्तान को फारिग करें, इनको हटाएं, इनको फारिग करें। देखिए, अगर इतना कुछ मिलने के बाद भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिली ना, तो आपको नहीं मिलेगी। तो इस ऐसे उस पर दुख होता है देख के, इन बातों को सुन के, कि अगर इतना कुछ मिलने के बाद भी आपके अंदर वो कंटेंटमेंट और कनात नहीं है और आप किसी और को बढ़ता नहीं देख सकते, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि वो किसको कितनी इज़्ज़त दें, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने खुद मैचेस कवर किए हैं, PSL की कमेंट्री टीम का हिस्सा रही हूँ मैं, पाकिस्तान की डिफरेंट बायलैटरल सीरीज़ कवर किए हैं। बाबर आजम का ऑरा है, क्राउड उनको अकेले देखने आता है, चाहे वो कहीं पे भी परफॉर्म करें, वो एक अलग बात है। दैट डजंट मीन कि टेक्टिकली वो एक साउंड कप्तान है। ये दो चीज़ों को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। मैं भी खाली कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, पर जिस तरह से इस दफ़ा उनको कप्तानी मिली तो अभी हटाना भी नहीं बनता, बिकॉज आपने खुद ही थी, पहली तो बात थी मेरे ख्याल से बाबर को कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी। मैं बाबर की जगह होती, मैं इस वर्ल्ड कप में कप्तानी ना जब दोबारा दी गई तो वहाँ बाबर से गलती हुई है। तो आई थिंक ये एक डिफरेंट चीज़ है, पर हाँ बाबर एक सुपरस्टार है, इसमें मैं और आप वो ना माने तो ना माने, पर ये इसकी ये कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, काशिफ भाई ने भी बात की है पैसों की और हमारी इन बातों की, बहुत से नाजरीन को या आप लोगों को भी शायद ना पता हो कि बड़े अरसे से ये बात शुरू हो चुकी है कि जो पार्टिसिपेशन मनी है जब आप वर्ल्ड कप्स खेलते हैं, तो फीका जिसकी मैं बोर्ड पे भी हूँ, अब उसका नाम चेंज होगी, वर्ल्ड प्लेयर एसोसिएशन होगी, पहले फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन होती थी। वो पिछले 15-20 सालों से 25 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो फाइट कर रहे हैं कि जो आप वर्ल्ड कप से बड़े इवेंट्स खेलते हैं उसका पैसा प्लेयर्स तक पहुँचे। 2017-18 से वुमेंस क्रिकेट को भी मिलना शुरू हुआ वो पैसा हर वर्ल्ड कप में। तो ये सिलेक्टर्स, चेयरमैन्स और मीडिया के जर्नलिस्ट, ये प्लीज़ ये बात आप लोग भी दिमाग में रख लें कि जब आपको भी कोई एजेंडा रन करने की बात की जाती है, या चेयरमैन्स को भी आता है कि पिछले 3 साल से कोई प्लेयर उस टीम का हिस्सा नहीं था, एकदम से टीम को उसको ज़रूरत पड़ गई, तो ज़रूर उसके ऊपर नज़र रखें। इस साल अभी पाकिस्तान टॉप 8 में पहुंचा नहीं है, 15 से 20 हज़ार डॉलर पर प्लेयर मिलेगा सिर्फ पार्टिसिपेशन, जो मैच फीस से अलग है। ये आपको ICC की तरफ से मिलेगा, ऑलमोस्ट 18 टू 15 भी कम मैं कह रही हूँ, 18 to 20,000 डॉलर्स, ये मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स कोट कर रही हूँ। ये हर प्लेयर को पार्टिसिपेशन फ़ी मिलेगी, चाहे वो टीम मैच खेला है या नहीं खेला। तो बहुत से लोग और हमारी जो मैनेजमेंट है, अनफॉर्चुनेटली ये पैसा होता है सिर्फ प्लेयर्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में क्या होता है, अगर 15 का स्क्वाड है तो वो उसको 16 में डिवाइड करके एक हिस्सा कभी कभी प्लेयर्स को दे देते हैं, अदर वो कोचेस को दे देते हैं, वरना 15 के 15 प्लेयर्स में जाता है। हमारे यहाँ पर कोचेस में भी इक्वली डिवाइड करवाया जाता है, इसलिए आपको एक जोर नजर आएगा जब वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा या मेंस वर्ल्ड कप होगा या एशियन गेम्स होंगी और कॉमनवेल्थ होगा और आगे ओलंपिक्स में, कि जब टीमें ऐसे बड़े चीज़ों के लिए जाएंगी तो आप देखें कौन कौन से लोग हमेशा वहाँ पर सपोर्ट स्टाफ में होते हैं और कौन कौन से प्लेयर्स जगह बना लेते हैं। यानी इसका मतलब है आपने जो प्लेयर्स की वापसी हुई है या मैनेजमेंट में एक्स्ट्रा लोग लगे हैं, इस पे नज़र ज़रूर डालनी चाहिए, इस पे नज़र ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा उस वक्त आ रहा होता है। ये मैंने खुद देखा जब हम लोग एशियन गेम्स जाए थे, जितना प्रेशर उन टीम्स की सिलेक्शन पे था, क्योंकि पहली दफ़ा तो मुझे पता ही नहीं था कि जब आप मेडल जीतते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा अनाउंस होता है, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था। तो इतना प्रेशर आया, इतना, तो मैं हैरान होती थी कि इतना क्यों इस टूर पे जाने का सबको परेशानी पड़ गई है। उसके बाद दूसरे पे तो उससे भी डबल प्रेशर आया।
और वर्ल्ड कप्स में भी अब ये जो प्रेशर है, अब क्योंकि मैं फीका का हिस्सा हूँ, मुझे प्रॉपरली चीज़ों की समझ आ रही है, लड़कों में पैसा बहुत है। अभी आप सुपर 8 में नहीं पहुंचे, फिर भी अगर 15 आप से 20 हज़ार डॉलर 15 से 20 हज़ार पर प्लेयर का बनता है। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चल जाएंगी, बट दैट इज़ द अमाउंट जो मिलेगा। अगर आप सुपर 8 में जाते हैं तो आप इसको ज़्यादा कर लें, क्योंकि हर मैच की पार्टिसिपेशन फी अलग है, विनिंग बोनस अलग है। सो ये जो आखिरी टाइम पे लोग जगह बना लेते हैं, तो इन लोगों को पता होता है, बहुत से लोगों को पता भी होता है कि कुछ लोग मुल्क के लिए खेल रहे हैं, कुछ लोग किसी और मोटिवेशन से खेल रहे हैं। तो जब सेलेक्टर्स आएँ, जब कोच चेयरमैन आएँ, अगर वो भी प्लीज़ इस चीज़ों पे नज़र रखें कि एकदम से ज़रूरत क्यों पड़ जाती है आपके सपोर्ट स्टाफ में चेंजेस की और आपके वर्ल्ड कप की टीम में चेंजेस की, कि जी अब तो इस प्लेयर के बगैर तो टीम का गुजारा ही नहीं। ये बिल्कुल, आई थिंक सना ने एक नई सर्जरी की तरफ निशानदेही कर दी है, तो अब शायद इसका एक अलग से, बट ये काशिफ मैं चाहूँगा आप इस पे आगे, ये बड़ा एक 15 से 20 हज़ार डॉलर ऐड करने से पहले ना सवाल मेरे ज़हन में, इब्रार को भी इतने पैसे मिलेंगे? जी हाँ, जो खेला या नहीं खेला, अगर आप स्क्वाड का हिस्सा हैं तो आपको पैसे लेकिन उसको कैसे मिलेंगे? वो नादरा में नहीं है। नहीं मिलते। ले क्या उसको? असूलन देखें, बात यह है ना, हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली, और मुझे डर ये होता है कि मैं यही बात उधर भी करती हूँ कि एशियन टीमों पे आप प्लेयर्स पे नजर रखें कि जब तो टीम जीतेगी तो जरूर मिलेंगे, टीम नहीं जीतेगी तो बोर्ड शायद पैसे सजा से पैसे भी ना दे कि तुम लोग के हम काट लेंगे। अच्छा, एक अच्छा मौका है मेरे ख्याल से। बट वैसे जो सवाल करने लगे थे, मेरे ख्याल से उसका जवाब सिंपल है, क्रिकेट में मिल जाते हैं। कुछ और खेलें जहाँ पे प्लेयर्स को पैसे नहीं मिलते। आपको कह रहे हैं? हाँ, कुछ और खेलें हैं की बात की, जहाँ पर मैनेजमेंट और प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं। आपको भी अभी तक नहीं वॉलीबॉल मिले, ठीक है, सही प्लीज। है। अभी तक नहीं मिले, बट वो इधर क्या पड़ा बीच में? सना की जो बात है ना, कुछ नहीं। देखिए सना की जो बात है ना, ये तो हमें आज पता लग गया अमाउंट कितनी है। इतना तो हमें आइडिया था कि भाई ये बड़ा इवेंट है, तो टीवी पे भी आप ज्यादा आएंगे, फोकस भी ज्यादा होगा, नाम भी आ जाएगा, जीत के तो बल्ले बल्ले बहुत है। 92 के वर्ल्ड कप के बहुत सारे ऐसे सितारे थे जिनको उसको प्लॉट मिले थे, जिनको कुछ भी नहीं किया था। सही, दिस इज हाउ इट हैपेंस। ये तो डोमेस्टिक से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमें अंदाज़ा है कि फर्स्ट क्लास का मैनेजर बनने के लिए कितनी दौड़ लगाई जाती है और डिस्ट्रिक्ट का बनने के लिए कोई दौड़ नहीं लगाई जाती। हमें अंदाज़ा ये भी है कि आप चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास के कोच बन जाएं, लेकिन अंडर 19 का कोच बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सो ये चीज़ें इस अंदाज से हो रही हैं। बट बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आउट ऑफ नो वेयर ये जब सिस्टम खड़ा हुआ को 3-4 महीने पहले चेयरमैन साहब जब आए, तो कहाँ से हवा चलाई गई कि 2 प्लेयर्स जो कि एक सर्टेन चैनल पे बैठ के पाकिस्तान और बाबर आजम के बखिए उधेड़े थे, वो टीम के लिए लाजिम हो गए हैं। अभी हवा चला दी जाती है कि लंका प्रीमियर लीग में एक लेग स्पिनर ने 4 आउट कर दिए हैं, हैट्रिक कर दी है। अभी हवा चला दी गई कि जनाब कैरेबियन प्रीमियर लीग में फलाने प्लेयर की परफॉर्मेंस तो उठा के देखें। सो देयर इज अ सर्टेन माइंडसेट कि जो कि बार बार लाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं और वो एक ही क्वार्टर से आ रहा है, डिफरेंट नहीं है। देखिए अहमद, बड़ा आसान हो गया। किसी प्लेयर को लाइमलाइट में लाना है, एक सर्टेन पे आप कॉस्ट बेयर करें और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी रील चलानी शुरू कर दें। वो एक आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, बट वो एक मूवी का हिस्सा है फोकस नाम की, कि जिसमें आप बार बार वो चीजें एक परसेप्शन बनाते चले जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ सोशल मीडिया से एक प्लेयर को आपको पता, आप यहाँ तक के लिए क्रिकेट खिलाते थे 30 सेकंड भाई, 30 सेकंड की। सो ये क्या हो रहा है, ये हमारे साथ इसी तरह से हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली देखिए बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट को बड़ा ही मैं कहता हूँ रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। अंडर 19 में कौन परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट क्लास में क्या चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, ग्रेड 2 में क्या हुआ। एंड देयर इज सर्टेन, जो कि मेजॉरिटी है पाकिस्तान में, वो क्रिकेट को स्क्रीन के जरिए से फॉलो करें, एंड दैट इज इट। इस स्क्रीन पे अदर देन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, बिकॉज वो सब कुछ कवर कर रहे हैं। जो प्राइवेट चैनल है उनके पास 2 टोटल इवेंट्स है, एक PSL सालाना मेला है और एक कोई ICC का इवेंट आ गया, तो वो कवर इसी अंदाज से कर रहे हैं कि प्री और पोस्ट मैच कुछ बिठा दिया और बात शुरू हो जाएगी। दैट्स सो मोस्ट प्रॉब्लम। उसमें वो बंदे कौन से, वही 15। तो पाकिस्तान की जो सर्टन एक आबादी है जिसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स खेल रहे हैं और देयर आर हंड्रेड्स प्लेयर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, उन पे तो ना कोई देखने वाला है ना कोई बात करने वाला है, और एकदम से डिफाइन कर दिया कि उसमें क्वालिटी नहीं है। यही क्वालिटी रिजवान को लेकर आई पाकिस्तान में। रिजवान का तो कोई अंडर 19 का करियर नहीं है, रिजवान का तो कोई ऐसा करियर नहीं है जिसमें हम कहें कि वो तो जनाब डायरेक्ट किसी फ्रेंचाइज से आया। बाबर का भी ऐसा कोई करियर नहीं, किसी डायरेक्ट फ्रेंचाइज से आया। मोस्ट प्रोबेबली 2 बड़े नाम मैंने लिए, दोनों फ्रेंचाइज के अलावा है। इवन शाहीन बगैर फ्रेंचाइज से आया, पहले डोमेस्टिक के मैच में 8 आउट है गालिबन इधर केरल में ऐसी। तो जब तब फ्रेंचाइज नहीं थी और स्टार मिले,
फ्रेंचाइज ने जो स्टार दिए जरा उनकी थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी कर ले, वो कहाँ पे एग्जिस्ट। लेकिन मेरा काशिफ देखें, अब आपने क्योंकि फ्रेंचाइज का मॉडल छेड़ दिया है, तो हम सबको पता है कि दो पर्टिकुलर फ्रेंचाइजेस तो ऐसी हैं जो कि एक सर्टन एंगल से मीडिया सपोर्ट मीडिया हाउसेस की तरफ से इंजॉय करती हैं। अब बात वही है कि बाबर अगर पीले रंग की बजाय सब्ज में खेल रहे होते तो क्या इतनी बात हो रही होती उनके खिलाफ? नहीं, आई गेस सपोर्ट ज्यादा मिल रही होती। एक तो ये बात हम मान लेते हैं। दूसरा, इट्स वेरी गुड कि हमने एक दफा में ये भी सुना कि इंजमाम का रिकॉर्ड शायद टूट जाता अगर एक सर्टन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी उसको सपोर्ट कर रहा होता और वो पाकिस्तान के टॉप रन गेटर उस टाइम बन जाते। फिर यूनुस ने जब बनना था तो यूनुस को नाकों चने चबवाए गए, दिस इज एग्जैक्टली द फ्रेज आई वांट टू यूज। और उसके बाद यूनुस पक्के रहे, तगड़े रहे, 50 से ऊपर की एवरेज रही तो आज यूनुस पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, वरना शायद वो भी एग्जिस्ट ना कर। मेरे ख्याल से सिंपल लफ्जों में ऐसे ही है कि बॉलर कोई पंजा लगाने लगे तो हम कह रहे थे भाई इसको ओवर नहीं देना। Exactly, सिंपल है, ऐसे ही होता है। वो 4 आउट के बाद कहते हैं यार उसका जरा कॉन्फिडेंस बहाल करा दो और वो 4 रह जाता और वो 4 कभी भी ग्लोरीफाई नहीं होता। वो जो फाइफर होता है वो हमेशा ग्लोरीफाई हो जाता है। तो दिस इज हाउ थिंग्स कैन बी रोटेटेड। क्रिकेट बहुत सारे वेरिएबल्स का गेम है, इस पे जितनी भी हम डिस्कशन कर ले, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब लोग बैठ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनसे ना डोमेस्टिक पे कसौटी भी करनी चाहिए कि इस वक्त करंट डोमेस्टिक क्रिकेट में तुम जानते कितनों को हो, और हम लोगों के सामने भी वो बात लानी चाहिए कि भाई इसका ये डोमेस्टिक का करियर है पाकिस्तान में, एज अ मैनेजमेंट, एज अ कोच, as a player, as whatever you want to say, but this is very important। सिर्फ 15-20 प्लेयर की सिलेक्शन के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बना देना बड़ी ज्यादती वाली बात है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये आज का ट्रेंड नहीं है, ये सालों साल यही ट्रेंड चलता आ रहा है, चाहे वो प्लेयर्स की बात की जाए, चाहे वो उस आई थिंक परसेप्शन बिल्डिंग की बात आप कर लें, जिस तरीके से पूरा एक नैरेटिव बनाया जाता है कि एक प्लेयर को जो है वो किस तरीके से टीम में वापस लेकर आना है, कप्तान किस तरह बनाना है। अभी भी मैं कुछ नामों की निशानदेही कर सकता हूं, लेकिन किसी अगले प्रोग्राम के लिए रहने देते हैं कि जिनके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि खबर आ रही इनको कप्तान बनाने लगे हैं। उससे पहले भी एक नाम आ गया जो कि समझ ही नहीं आई कि ये कहाँ से कप्तान बन रहे हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें चलती रही हैं। शाम को भी आएगा, टेंशन ना ले। अच्छा, आपकी तरफ से तो नहीं आने लगे कोई नाम? एक आएगा कह देते हैं नाम ले। एक दिन सुबह उठे पता लगा फखर जमान कप्तान बन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। वो हम परेशान थे कि कल शाम तक नहीं थे, तो ये रातों रात कैसे कप्तान बन रहे हैं? लेकिन जहां हम परेशान थे एक लॉबी बना चुकी थी, उन्होंने कहा बन गए। हाँ बन गए, वो भी बन गए। एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा, काशिफ ने बात की, जब डोमेस्टिक की बात आती है, चले इस्लामाबाद रीजन को अगर मैं ले लूँ, इस्लामाबाद रीजन में जो मैचेस होते हैं हमारे डोमेस्टिक के डिफरेंट अपना ग्राउंड्स के ऊपर मैचेस हो रहे होते हैं, आप भी जाते हैं देखने, काशिफ भी वहाँ पर होते हैं। लिटरली मेरा चैलेंज है क्योंकि मैं खुद भी जाकर डोमेस्टिक मैचेस देखता हुआ हूँ। मुझे सिर्फ बता दें सिलेक्शन कमेटी के अंदर से कितने लोग वहाँ पर बैठ के उस डोमेस्टिक मैच को देख रहे होते हैं। मैं हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहा, जो आपका पूल है, कितने लोग वहाँ पर बैठ के मैच देख रहे होते हैं। ये तो मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। जब मैं चला जाता हूँ दूर दराज इलाके, डेरा मुराद जमाली की बात करूँ, जो दूर दराज इलाके जहाँ पर डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं, तो मैं लिख के कहने के लिए तैयार हूँ, कोई भी आपका सिलेक्शन का बंदा वहाँ पर नहीं पहुँचता। और वहाँ जो लड़का परफॉर्म करता है वो बेचारा ऊपर तक अपनी हेडलाइन नहीं बनाता क्योंकि छोटे इलाकों से ताल्लुक उसका रखता है, वहाँ पर वो नहीं उसका नाम बनता। हमारा एक मसला क्या है, हम लोग जाते हैं सिर्फ इस्लामाबाद, हम फोकस करते हैं कराची, जो हमारे मसले हैं यहाँ पर। आप तो लाहौर चले जाते हैं पिचेस, हम लाहौर चले जाते हैं पिचेस देखने के लिए। यार फिर आपने इग्ना के साथ छेड़ दिया। आपने इस्लामाबाद की बात की तो मैंने जाना था वहाँ पे। देखिए लाहौर वो पिच पता नहीं किधर किया मुझे आज तक समझ, लेकिन मेरे ख्याल से ले आए, साथ ही ले आए थे। वो पता नहीं आया वो मिट्टी किधर गई है समझ नहीं आई। लेकिन जब इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करूं, फिर मैं वही कहूँगा, आज बल्कि शाहिद खान अफरीदी का खुद बयान है, मैं भी सुन रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि अगर अकाउंटेबिलिटी आप चाहते हो तो फिर आपको ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना यार देखिए, छोड़ दें, मैंने कल भी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होती है तो हम खुद ही तो पीछे पड़ जाते हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मतलब आप ये देखें वैसे, मतलब जितने हमारे मेहमान आप तीनों ये कि मैंने कल भी निशानदेही की कि वो मीटिंग में शामिल थे। मैंने कहा कि कुछ लोगों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो कि उस मीटिंग, उस इजलास में शरीक हैं जो ये फैसले कर रही है। लेकिन बात वही है कि अगर आप शाहिद अफरीदी का वो पूरा एक इंटरव्यू जो स्टेटमेंट उन्होंने दी उसको उठा के नटशल रखें तो बात 3 लफ्जों की है, बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। आपके सामने है, आपको याद हो कप्तान जब शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया था किस तरीके से बनाया गया था? उन्होंने तो कहा मैं बनवाना नहीं चाहता था भाई। अच्छा, फिर नहीं बनाना चाहते, फिर आज ये क्यों स्टेटमेंट दे दिए कि जी सबसे ज्यादा मौका इसको मिला है, तो दूसरे किसी कप्तान को नहीं मिला हुआ। लेकिन जो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात थी, सब लेजेंड्स हैं, लेजेंड ऑफ द गेम है, लेकिन तब इनको मैं खुद आज कहता हूँ इस चीज पे स्टेज पे यहाँ पर बैठ के, मैं लेजेंड ऑफ द गेम तब इनको मानूंगा अंडर 19 में आके काम करो ना, प्रोडक्ट वहां से निकालो, पाकिस्तान को सर्व करवाओ, तब मजा आता है। मुझे मेजॉरिटी खबरें काशिफ से भी मिलती रहती हैं, काशिफ हंसेंगे इस बात पे, सना को भी शायद याद होगा कि जब टीम जो थी वो काकूल गई और कप्तानी का ऐलान हुआ, आपको याद होगा, तो ये भी कहा गया कि शाहीन को वाइस कप्तानी दी जा रही थी। हाँ, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि मैंने नहीं बनना, जबकि कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी। तो ये भी एक नैरेटिव चलाया गया कि जी आप कह दें बस, कहीं फखर जमान को बना देते हैं। मैंने कहा ना शाम को सब्र कर जाए, क्या पता इफ्तिखार का नाम आ जाए कप्तानी के लिए, सीरीज पे आपको पता कोई नहीं है, सब्र कर जाए शाम तक।
टीम में, मैं तो टीम की जगह देख रहा हूँ, बट खबर काशिफ आप बनवा सकते हैं खबर में, आपकी भी 30 सेकंड की वीडियो निकालते हैं, खबर बना देते हैं। देखिए अहमद, खबर बनाने के लिए ना बड़ा आसान हो गया। खबर बनाते हुए अब तरदीद तो हमने करनी नहीं है, हमने एक लफ्ज़ यूज़ कर देना, बावसूख ज़राए से हमें पता लगा है कि दिस इज़। अगर तो मेरा तुक्का चल गया तो कल को मेरी हेडलाइन के सबसे पहले मैंने बताया, और नहीं चला तो मैं कह दूंगा कि रातों रात को मसला हो गया तो इस वजह से नहीं हो सका, लेकिन मैं सच्चा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कप्तान बैठी हुई है, ये डग आउट ड्रेसिंग रूम को जानती है। हर वो शख्स जिसको कप्तान नहीं पसंद, हर वो प्लेयर जिसको कप्तान नहीं पसंद, एतराज़ है, शाम को उसका एक सोर्स तैयार होता है उससे मालूमात जानने के लिए, और उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए उसको मालूमात दे भी देनी है। सो एक तो ये हमारे हर जगह पे हो रहा है, ऐसे नहीं है कि मैं पाकिस्तान टीम की बात करूं, ये हर जगह पे हो रहा है, ठीक है। अगर साइमन कैटिच का मसला माइकल क्लार्क के साथ हुआ तो मुझे पाकिस्तान में क्यों पता है, बट हुआ था। सो दिस इज वेयर ये इंटरनेशनल सोर्सेज थे अगेन, सो ये चीजें हो रही हैं ना, ये हमें पता लगती हैं, और ये एक इंसान की एक वो कहते हैं, उसने भी फ्रस्ट्रेशन में बता दिया और आगे खबर चल गई। मेरा सवाल ये इशारा कर रहे हैं बार बार, बता दी इसने फ्रस्ट्रेशन। मेरा सवाल ना ये है कि उस खबर के साथ जो खामखा की चला दी गई, क्या हम इतने मैच्योर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठ के कि हम उसके ज़ेरे असर भी आ जाते हैं? क्या हम इतने मैच्योर हैं कि उस खबर को चलाने वाले सोर्स को साथ लेके एक मीटिंग भी कर लेते हैं पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए? क्या हम इतने मैच्योर होते चले जा रहे हैं कि जब मैं उस पैनल को देखता हूं कि जो जाके मिलता है या जिसको बुलाया जाता है, उसमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डोमेस्टिक लेवल पे सर्व किया? और मैंने उस दिन भी ये बात की थी, काशिफ ने बड़ी इसी चीज की निशानदी की कि वो इनमें से आधे तो वो हैं जो ऑलरेडी अपने अपने ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, तो तब क्यों नहीं तब्दीली आई? वो वली जिसके बारे में बात की जा रही थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम तब्दील करेंगे, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में तब्दील होते हुए हमें चीजें नजर आएंगी। बट काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। इतना ही टाइम था हमारा क्रिकेट के सेगमेंट का। काशिफ के साथ एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद खबरें आपसे डिस्कस करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। माहिर मौसमियात के मुताबिक आसमानी बिजली फिजा और ज़मीन के दरमियान पैदा होने वाला करंट है। आमतौर पर घरों में मुहैया होने वाली बिजली में 220 वोल्ट का करंट होता है, जबकि आसमानी बिजली तकरीबन 30,000 एम्पियर करंट पैदा कर सकती है। करोड़ों वोल्ट की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो बिजली जमीन पर गिरती है वो आग की शक्ल में होती है, यानी मुकम्मल आग ही होती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान का खदशा होता है। माहिरीन के मुताबिक बिजली की चमक और बादलों की गरज में 30 सेकंड से कम का वक्फा खतरे की अलामत है। आसमानी बिजली चमकते वक्त मोटरसाइकिल या बगैर छत की गाड़ियों में सफर करने से इज्तनाब करें। ऊंची इमारतों, दरख्तों, खंभों, पहाड़ियों, एंटीनाज, मोबाइल टावर्स वगैरह से दूर रहें। शदीद गरज चमक के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। पानी के जखीरों, जोहड़, तालाब, नहर, चश्मा, दरिया वगैरह से फौरन दूर हो जाएं। किसी भी दरख्त के नीचे हरगिज पनाह ना लें। दुनिया में आसमानी बिजली से सबसे ज्यादा अमवात दरख्तों के नीचे पनाह लेने वाले अशखास की होती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से कुदरती आफात से बचाव और आवाम तक बरवक्त मालूमात की रसाई यकीनी बनाने के लिए जदीद तर्ज पर मबनी मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे NDMA के मौका पर पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई। जियो टैगिंग का इस्तेमाल करते हुए ये ऐप कुदरती आफात मसलन सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, शदीद बर्फ़बारी और दीगर हंगामी सूरत हाल के अलावा किसी भी इलाके में मौजूद मुमकिना आफात के ख़तरात की तशख़ीस, असरात और हिफाजती इक़दामात से आगाह करती है। NDMA की ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मौजूद है। कुदरती आफात की पेशगी इतला के लिए अभी अपने मोबाइल फ़ोन में पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट ऐप इंस्टॉल करें और NDMA की जानिब से जारी करदा हिदायत और अवामी आगाही के पैगामात पर अमल करके खुद को और अपने प्यारों को कुदरती आफात के मुमकिना खतरात और असरात से महफूज रखें। इनफरादी नहीं,
इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले क्रिकेट के बारे में बात की गई, उस सर्जरी का भी जिक्र किया गया, लेकिन अब थोड़ी सी बात फुटबॉल के बारे में ज़रूर करेंगे। यूरोज बड़े ही शानदार मरहले में दाखिल हो चुके हैं। स्पेन पहली टीम है जो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, फाइनल तक रसाई हासिल की। उन्होंने फ्रांस को 2-1 से शिकस्त दी। ऑल दो के पहला गोल फ्रांस ने किया 8वें मिनट में, लेकिन उसके बाद यमाल के गोल ने आई थिंक पूरा प्रोस्पेक्ट चेंज कर दिया। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। कोपा अमेरिका के बारे में भी आपको बताएंगे, वहाँ पर भी अर्जेंटीना फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। दोनों जो दूसरे सेमीफाइनल्स हैं इन दोनों टूर्नामेंट्स के, उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी लाइनअप क्या है। और हमें स्टूडियोज़ में अब ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अली मेहदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप बस सबसे पहले तो फ्रांस और स्पेन के बारे में बताइए। मुझे ज़ाती तौर पर पता है, आप कह रहे थे कि फ्रांस अपनी ए गेम लाएगी और आई थिंक 8वें मिनट तक लाई भी, लेकिन उसके बाद से मेरे ख्याल से कल की जो रात है वो सिर्फ और सिर्फ यमाल के लिए बनी। जी बिल्कुल, कल का जो मैच था बिल्कुल यमाल के नाम पे हम कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कल का जो मैच था हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रांस अपनी ए गेम लाएगी, फ्रांस कोशिश करेगी कि एक और यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल में जा सके। 2016 में हमें याद है पेरिस के ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे वो फाइनल में पहुंची थी और फिर शिकस्त करना पड़ा पुर्तगाल के खिलाफ। लेकिन फिर कल जो है उनके पास एक और मौका था स्पेन के खिलाफ। लेकिन कल का मैच अगर बात करें तो पहले 10 मिनट में जो है फ्रांस ने बहुत अटैक किया था, बहुत कोशिश की थी। और फिर एम्बापे जो इस वर्ल्ड कप में, जो इस यूरोपियन चैंपियनशिप में मिसिंग जा चुके हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत क्रॉस किया था। डैनी कार्वाहाल जो नहीं खेल रहे थे, जीसस नवाज जो राइट बैक पे खेल रहे थे, और उनको जो जाके उनके साथ जो है वो डिफेंड कर रहे थे और उनको साथ में बहुत अच्छी क्रॉस की थी। और साथ में जो है मोनी ने बहुत अच्छा हेडर किया था। उसके बाद फिर जो है फ्रांस ने कोशिश की थी, लेकिन स्पेन ने फिर यमीन लमल जो 16 साल के जो लड़का है, जो 17 साल के होने वाले में, उन्होंने कुछ ही दिनों में होने वाले 17 साल के, उसको कहलाया जाता है द सुपरस्टार इन द मेकिंग। मतलब वो जो है बेस्ट कहेंगे कि उसके पास गोल्डन बॉय का अवार्ड उसको मिलने वाला है। यार मैं ये प्रोसेस समझना चाहता हूँ सना। अगर हम यूथ स्ट्रक्चर को देखें, अगर कोई भी, खासतौर पर फुटबॉल में तो आई थिंक, क्रिकेट तो है ही, बट फुटबॉल के अंदर तो स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगर आप उस स्टेडियम की बात करें, वो क्राउड है, ये है। एक 16 साल का बच्चा स्पेन के लिए खेल रहा है, आते ही वो इक्वलाइज़र मार देते हैं जल्द से। और उसके बाद जो और, इसलिए मैंने कहा कि कमेंटेटर्स ने कहा कि ये वो फुटबॉल खेल रहे हैं जो हमें स्कूल लेवल पर नज़र आती है, फिर दूसरे को बताना पड़ा कि वो स्कूल लेवल के ही हैं। तो ये उस मतलब ये क्या हो रहा है उस बच्चे का, ये वो क्या मतलब उस प्रोसेस से गुजर रहा होगा उसने? देखिए, ये इसको कहते हैं ग्रास रूट पे काम करना। जब आप सीरियस होते हैं, जो नेशंस और जो ममालिक अपने स्पोर्ट्स के बारे में सीरियस होते हैं, वो ग्रास रूट से ही वो फैसिलिटी देनी शुरू कर देते हैं। और स्पोर्ट्स वगैरह, फुटबॉल तो एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है यूरोप में या अमेरिका में या बाकी जगहों पर इसके ऊपर तो आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। और आपके जो टैलेंट ऑफिसर्स होते हैं जो रिक्रूट करते हैं, वो तो 10-12 साल के बच्चे को वहीं से रिक्रूट करनी शुरू कर देते हैं और वहाँ से इनको इतनी पेज मिलनी शुरू हो जाती हैं, इनके इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं कि ये कॉन्फिडेंस आपको फिर इस तरह से दिखता है। आई डोंट नो, मेरी इतनी इस स्पेशल केस के ऊपर नहीं है कि ये कितने, इनके पास क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या क्या नहीं है, बट एक जनरल जो एटमॉस्फेयर है स्पोर्ट्स का बाकी ममालिक में, वो बहुत सीरियस है। जब हम ग्रास रूट की बात करते हैं, उसमें पूरी की पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व है। मैं अभी US जब गई हुई थी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने, तो कुछ टाइम
मेरा बहन के साथ भी गुजरा। तो मेरी नीस है 13-14 साल की, वो फील्ड हॉकी खेलती है अपने स्कूल के लिए, और मैं आपको बता नहीं सकती किस किस्म की ऑर्गेनाइज उनकी प्रैक्टिस थी। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा उनको जाना है, वहाँ पर एक ग्राउंड के अंदर किस तरह से प्रैक्टिस हो रही है। तो मैं हंस रही थी अपनी बहन के साथ कि हम तो वैसे सड़कों पे खेल के प्लेयर बन गए, इनको इस लेवल से अभी उसने कोई दूर दूर तक इसका इम्कान नहीं कि उसने प्रोफेशनल आप ये कह रही थी क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेरे ख्याल से हमें ये तो नहीं पता, लेकिन जो आने वाले हैं उनके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं कि क्या आने वाले हैं। बट अली मेहदी, कंसिडरिंग स्पेन जीत गया, फ्रांस के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। फर्स्ट हाफ के बाद आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इवन जब मैं एक हाफ टाइम पर वो जो एनालिसिस हो रहा था उसको देख रहा था, तो आपने भी देखा होगा डेफिनेटली, वो स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर वो सारा चल रहा था, कि वहाँ पर ये बात की गई कि फ्रांस के जो प्ले मेकर्स हैं दे डू नॉट हैव पोजेशन ऑफ द बॉल। वो प्ले मेकर्स का फायदा ही नहीं जब तक आप उनको बॉल दे ही नहीं रहे। एम्बापे ने एक चांस क्रिएट करवाया जिसकी वजह से गोल हो गया, उसके बाद हमें पूरे मैच में वो प्ले मेकर्स नहीं नजर आए। अगर मैच देखा जाए, अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो जो स्पेन था उनके पास जो है 6 शॉट्स थे और ओनली 2 ऑन टारगेट, दोनों एक्चुअली गोल थे। अगर हम फ्रांस की अगर बात करें, फ्रांस ने भी कोई खास नहीं किया था, शुरुआत बहुत तेज थी लेकिन उसके बाद मैच थोड़ा बोरिंग हो गया था। अगर देखा जाए तो उनके पास 6 मौके थे और 3 ऑन टारगेट थे फ्रांस के लिए, लेकिन फ्रांस का यही था कि उन्होंने क्लियर कट चांसेस नहीं बनाए थे। वो क्योंकि जो है पोजेशन बेस्ड फुटबॉल सारी स्पेन खेल रही थी, स्पेन का 60% पोजेशन था, और जब पोजेशन बेस्ड फुटबॉल होता है तो आपको मौके कम मिलते हैं, काउंटर अटैक आपको मिलते हैं, और काउंटर पे आपने पूरा फायदा उठाना चाहिए। आइडियाज खत्म हो गए, आइडियाज आई थिंक इसलिए बात की जा रही है, आप निशानदेही कर देंगे कि डिशाम्स प्रोबेबली डिशाम्स खत्म हो चुका है। देखिए जो फुटबॉल में साइकिल्स होते हैं अहमद, अगर हम स्पेन की बात करें तो 2008 से 12 तक उन्होंने राज की थी, 2 यूरोपियन चैंपियनशिप भी दी थी, वर्ल्ड कप 2010 भी जीते थे। अब एक नई साइकिल शुरू हो नर्सरी ऑफ फुटबॉल है, नर्सरी। और अब फ्रांस की बात है, वो साइकिल खत्म हो चुकी है। जो फ्रांस ने डोमिनेट किया था 16 से लेके 22 तक, वो खत्म हो चुकी है। दूसरा सेमीफाइनल कैसे देख रहे हैं? आज इंग्लैंड का मुकाबला है नेदरलैंड्स के साथ। हमने इस बारे में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बात तो ज़रूर की है, लेकिन अब उन जो भी टीम जीतती है कैसे क्या एनालिसिस और फिर आगे जो मैचअप होने लगा स्पेन के? देखिए इन दोनों को टीम्स को, जो हॉलैंड नेदरलैंड्स की अगर बात करें, इंग्लैंड, एक दूसरे पे फोकस करना चाहिए। अभी स्पेन को भूल जाना चाहिए क्योंकि स्पेन आउटराइट फेवरेट होगा इन दोनों के खिलाफ। लेकिन ये दोनों जो टीमें डॉर्टमंड में खेल रहे हैं और दोनों की अगर मैचअप्स देखें तो दोनों सिमिलर हैं, दोनों की डिफेंस बहुत अच्छी है, दोनों ने कई खास अच्छी नहीं खेली है, और कुछ लोग कह सकते हैं कि किस्मत की वजह से दोनों पहुंचे हैं। लेकिन दोनों जो भी रात पे अच्छा खेलेंगे, और मेरे ख्याल से डिफेंस का बहुत अहम किरदार होगा। और आपने भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे पिकफोर्ड जो है, जो बेहतरीन खिलाड़ी हो चुका है इंग्लैंड के लिए, जिन्होंने शॉट स्टॉपर अच्छा किया, उसको भी अपनी ए गेम दिखानी पड़ेगी क्योंकि हॉलैंड जो है सेट पीसेस पे अच्छी होगी, और अगर उनको मौका मिलेगा तो स्पेशली जो है कॉर्नर्स, सेट पीसेस और फ्री किक्स पे बिल्कुल मेरे ख्याल से जो जितने डिफेंसिव एरर्स इंग्लैंड कर चुका है, पिकफोर्ड को दुआएं देनी पड़ेंगी कि उन्होंने मैच बचाए हैं। बट वैसे ही खास तौर पर यमाल की हम बात करें, देखें सना ने भी निशानदेही कर दी, अली ने भी कहा, मैं चाहूँगा आप भी कंक्लूडिंग आर्गुमेंट जल्दी से दे दें कि एक 16 साल के बच्चे को, अब देखें हर क्लब के पास फुटबॉल की दुनिया में, आप जानते हैं स्ट्रक्चर मेरे से बेहतर, कि एक यूथ टीम लाजमी है, एक वुमेंस टीम लाजमी है, वुमेन की यूथ अलग है, तो वो स्ट्रक्चर 8-9 साल से फॉलो होना शुरू हो अगर गया। आपको याद है चैंपियनशिप से पहले यमाल की और गावी, क्योंकि इनके पास दोनों प्लेयर्स थे, और मुझे आज भी याद है एक 19 साल का, एक 16 साल का, अभी 17 का होने वाला, तो एक क्रिटिसिज्म आया था स्पेन पे। उन्होंने कहा कि जी स्कूल की जो टीम है उसके लड़के आप लेके जा रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। 7 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते हैं, और जीते उनसे हैं, जर्मनी की बात करें, क्रोएशिया की बात करें, फ्रांस की बात करूं, तगड़ी साइडों से, इटली को भी होम मारा पे उन्होंने, जर्मनी को हराना, और होम पे जर्मनी को मारा है, तो आसान चीज़ नहीं थी यहाँ पर। जिस तरीके से स्पेन ने उसको लेके आगे गया, और खास करके अगर यमाल की बात करूं, आने वाले वक्तों के अंदर उनको यही कहा जा रहा है, अभी से रेट हो रहे हैं, बल्कि गोल्डन बूट के लिए मैं कहूँगा, लेकिन स्पेन हैज़ बीन फैबुलस। और जहाँ तक अली की बात है, इंग्लैंड की अगर बात करें, क्योंकि इंग्लैंड के क्रिकेटर्स की बात कर रहा था, वो कह रहे थे कुछ तो है हमारे पास कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे, लेकिन स्पेन जिस तरीके से खेल रहा है, डे बड़ा मैटर करता है। मैं हमेशा, चाहे हम अपनी बात करें, किसकी बात करें, स्पेन फेवरेट्स है इस वक्त। वैसे भी कह दिया स्पेन फेवरेट्स हैं, बट आज के लिए मेरे ख्याल से मैं और अली मेहदी तो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो थ्रू हो जाएगी। लेकिन बड़ी एक ज़बरदस्त आई थिंक एलिमेंट्री फुटबॉल आपको नजर आई स्पेन में, और वो सक्सेसफुल भी रही है। बट अली मेहदी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सैयद मोहम्मद अवैस और सना मीर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रही थी, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। आज आपके पास दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम तो ज़रूर आ जाएगी। दूसरी तरफ कोपा अमेरिका की भी हमने बात की, अर्जेंटीना फाइनल की रसाई हासिल कर चुका है, वो फेवरेट्स हैं, लेकिन एक्वाडोर और कोलंबिया, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन एट दैट स्टेज एज वेल। यही था आज का प्रोग्राम, मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।